आज अर्जुन की शादी का दिन था। पूरा घर रंग बिरंगी लाइटों और झालरों से दुल्हन की तरह सजा जगमगा रहा था। मोहल्ले की औरतें विवाह के गीत गाते हुए ढोलकी की ताल पर खुशी से झूम रही थीं। खुशियां घर के कोने कोने से उमड़ कर आ रही थीं और पूरे घर में रौनक ही रौनक थी। लेकिन यह रौनक अधूरी थी। साधना जी अंदर के कमरे में अपने बेड पर बैठी अतीत की यादों में गुम हुए सोच रही थीं। बस जी 4 महीने और फिर भगवान ने चाहा तो हमारी गोदी में एक नन्ना मुन्ना या मुन्नी खेल रही होगी। साधना जी ने बड़ी प्यार भरी नजर अपने पति संजीव जी पर डालते हुए कहा, संजीव जी वैसे तुम्हें क्या चाहिए, बेटा या बेटी? मुझे तो जी एक प्यारा सा बेटा चाहिए, बिल्कुल आपके जैसा। पत्नी की बात पर संजीव जी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, और आपको पता है मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, अर्जुन। हम अपने बेटे का नाम अर्जुन रखेंगे, अच्छा है ना? साधना जी ने अपने पति से कहा। संजीव जी, हाँ साधना, बहुत ही प्यारा नाम सोचा है तुमने, परंतु अगर बेटी हुई तो? साधना जी बोली, तब हम उसका नाम अंजना रखेंगे। संजीव जी ने कहा, चलो ये भी अच्छा है। फिर साधना जी बोली, फिर मैं अपने बेटे अर्जुन के लिए एक प्यारी सी बहू लाऊंगी और उसको मैं घर की राजकुमारी की तरह रखूंगी। मैं बाकी सासू जैसी बिल्कुल भी नहीं बनूंगी। इस पर संजीव जी हंसते हुए बोले, अरे वाह साधना, तुम तो इतनी अच्छी सास बनकर गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाओगी। इस पर साधना जी गर्व से सिर ऊंचा उठाते हुए बोली, हाँ जी बिल्कुल। संजीव जी, तो फिर मैं भी कौन सा पीछे रहने वाला हूँ, तुम देखना, मैं भी अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार दूंगा, उसे सिर आंखों पर रखूंगा। संजीव जी रोज अपने बेटे बहू के बारे में बातें करते और ढेरों सपने सजोते। अतीत की यादों में डूबी साधना जी मन ही मन सोचने लगी, हमने क्या क्या सपने संजोए थे अपने बेटे, अपनी बहू, अपनी गृहस्थी के लिए, पर क्या पता था कि सपनों का संसार सजने से पहले ही उजड़ जाएगा। आज हमारे बेटे की शादी का दिन आया भी तो आप साथ नहीं हैं। आपके बिना तो कोई खुशी खुशी जैसी लगती ही नहीं है। साधना जी की आंखों से आंसू झलकने लगते हैं। साधना जी की अतीत की यादों का सिलसिला तब टूटा जब अर्जुन उनको आवाज देते हुए अंदर आया, माँ मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ बैठी हैं। फिर जैसे ही अर्जुन ने माँ के आंसू देखे तो उनके पास बैठकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, माँ आपकी आंखों में आंसू? दोनों माँ बेटे जैसे बिन बोले ही एक दूसरे की भावनाओं को समझ गए और एक दूसरे से गले लगकर रोने लगे। फिर माँ को चुप कराते हुए अर्जुन बोला, माँ पिताजी हमारे साथ ना होते हुए भी हमेशा साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। मैंने तो पिताजी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी न जाने क्यों लगता है कि वो यहीं मेरे आसपास हैं। चलिए माँ, अब आप शांत हो जाइए, वो जहाँ कहीं भी होंगे उनका एक अंश हमेशा साथ है हमारे। सब लोग बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलिए माँ बाहर चलिए। अर्जुन माँ को सांत्वना देकर बाहर ले जाता है। साधना जी और संजीव जी की पहली मुलाकात तब हुई जब वह अपने कॉलेज ग्रुप के साथ कॉलेज के ही एक प्रोजेक्ट के लिए एक अनाथालय में गई हुई थी। वहीं संजीव जी भी मौजूद थे, जिनको पार्ट टाइम जॉब और पढ़ाई के साथ साथ सोशल वर्क में काफ़ी रुचि थी। उस दिन वो वहाँ बच्चों को कुछ खाने पीने की चीज़ें और किताबें बांट रहे थे। उस समय वो दोनों कॉलेज के 2nd ईयर में थे। उनकी पहली मुलाकात दोस्ती और फिर प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। देखते देखते हंसी खुशी 6 माह बीत गए और उन दोनों ने पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद एक दूसरे से शादी का वादा कर लिया। संजीव जी के घर में तो उनके सिवा कोई न था। इधर साधना जी के माता पिता को भी इस रिश्ते से कोई आपत्ति न थी, क्योंकि संजीव जी एक वेल एजुकेटेड और वेल मैनर्ड व्यक्ति थे। अब उनकी सेल्स मैनेजर की अच्छी जॉब भी लग चुकी थी। संजीव जी का स्वभाव इतना विनम्र, दयालु और बोली में भी इतनी मिठास घुली थी कि कोई भी उन्हें देखकर प्रभावित हो जाता था। इसलिए साधना जी के माता पिता को भी संजीव अपनी बेटी के लिए एकदम सुयोग लगे। अब पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों की शादी पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुई और दोनों ने अपने सपनों का एक छोटा सा संसार बसाया, जहां बस खुशियां और प्यार था। संजीव जी की जान बसती थी अपनी पत्नी में। वो उनकी छोटी से छोटी खुशी का भी ध्यान रखते थे और छोटी बड़ी सभी इच्छा पूरी करने की भरपूर कोशिश करते थे। साधना जी भी पति का बहुत ध्यान रखती थीं। दोनों पति पत्नी के बीच अत्यधिक प्रेम था। उनकी खुशी तब दोगुनी हो गई
जब पता चला कि साधना जी माँ बनने वाली हैं। दोनों ने आने वाले नन्हे मेहमान और आने वाले कल के लिए न जाने कितने सपने सजोए थे और खुशी खुशी समय यूं ही बीतता जा रहा था कि अचानक एक तूफान सब कुछ बहा ले गया। एक ऐसी अनहोनी घटना घटी जिसकी कल्पना साधना और संजीव जी ने सपनों में भी ना की होगी। संजीव जी सेल्स मैनेजर की जॉब के कारण दूसरे शहरों में जाते रहते थे। एक दिन ऐसे ही वे किसी दूसरे शहर गए हुए थे। शाम का समय था कि रोड क्रॉस करते समय एक तेज स्पीड से आता हुआ ट्रक संजीव जी को टक्कर मारकर चला गया। संजीव जी पीड़ा से करा उठे। वो सड़क पर पड़े तड़प रहे थे कि देखते ही देखते उनके चारों ओर भीड़ जमा हो गई। उसी भीड़ में से किसी भले मानस ने एम्बुलेंस को फोन कर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ट्रक के टक्कर लग जाने से डॉक्टर को मजबूरन उनकी एक टांग काटनी पड़ी। जब संजीव जी को होश आया तो अपनी एक टांग न पाकर वह पागलों की तरह चिल्ला उठे और तड़प तड़प कर रोने लगे। डॉक्टर्स ने किसी तरह उनको संभाला और चुप कराया। डॉक्टर्स के काफ़ी समझाने के बाद उन्होंने खुद को आगे के ट्रीटमेंट के लिए बड़ी ही मुश्किल से मानसिक रूप से तैयार किया। उधर साधना जी संजीव जी के निर्धारित समय के काफ़ी देर बाद भी ना आने पर हड़बड़ा उठी। वो कभी दीवार पर लगी घड़ी में समय देखती तो कभी बार बार दरवाजे की तरफ देखती। वह बेचैनी की हालत में कभी दरवाजे तक जाती, कभी फिर से अंदर आ जाती। सर्दी के मौसम में भी उनका शरीर पसीने से तर हो गया था। जब रात तक भी संजीव जी घर ना लौटे तो उन्होंने उनके ऑफिस फ़ोन करके पता किया, जहां से उनको कोई खास जानकारी नहीं मिली। अपने माता पिता के साथ मिलकर साधना जी उनको पागलों की तरह ढूंढने लगीं। उनके ऑफिस गईं, उनके सहयोगियों से पूछा, सारे दोस्तों और रिश्तेदारों से भी पूछा। पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। यहाँ तक कि जिस शहर में संजीव जी कंपनी के काम से गए थे वहाँ की पुलिस से भी पूछताछ की, परंतु संजीव जी का कहीं कुछ भी पता नहीं लगा। इधर संजीव जी को इधर उधर ढूंढते ढूंढते अब साधना जी को 15 दिन गुजर चुके थे। उधर संजीव जी 15 दिन के इलाज के बाद अब व्हील चेयर पर आ चुके थे। एक दिन व्हील चेयर पर बैठे हुए उदासी से अपनी एक टांग को देखते हुए सोचने लगे, हे भगवान, भाग्य ने ये कैसा अन्याय किया है मेरे साथ। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? यदि ऐसे में साधना के पास गया तो उस पर क्या गुजरेगी? वह तो बेचारी जीते जी मर जाएगी। कहीं सदमे में हमारे होने वाले बच्चे को कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, मैं साधना के पास नहीं जा सकता। मैं जीवन भर उस पर बोझ बनकर उसके जीवन को कठिन नहीं बना सकता। नहीं, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। यह कठिन निश्चय मुझे लेना होगा, साधना और अपने आने वाले बच्चे की भलाई के लिए। साधना बड़ी समझदार और हिम्मत वाली लड़की है। वह किसी तरह खुद को और हमारे आने वाले बच्चे को संभाल ही लेगी और फिर उसे मेरे बिना जीने की आदत हो ही जाएगी। हाँ, यही सही है। उस पर बोझ बनने से अच्छा है कि उसके पास ना जाऊं। यह निश्चय कर संजीव जी किसी और शहर में जाकर एक आश्रम में गुमनामी में अपना जीवन जीने लगे। अगर कोई इंसान भगवान को प्यारा हो जाता है तो उसके परिवार वालों और सगे संबंधियों को ये सोचकर संतुष्टि हो जाती है कि वह इंसान अब दूसरी दुनिया में भगवान के पास है। परंतु साधना जी को संतुष्टि होती तो कैसे? उनकी स्थिति तो जैसे पागलों सी हो गई थी। उनको ऐसी स्थिति में अकेला छोड़ना उनके माता पिता ने सही नहीं समझा। वो अपनी बेटी को अपने साथ ले गए, पर साधना जी इस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। साधना जी की नज़र हमेशा दरवाजे पर रहती। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती तो दौड़कर दरवाज़ा खोलती कि कहीं संजीव ना आए हों। हर समय उनके मन में हजारों सवाल टिक टिक करते रहते कि आखिर संजीव कहाँ गए हैं? क्या वो किसी दुर्घटना का शिकार हो गए? कहीं कोई अनहोनी घटना तो नहीं घट गई उनके साथ? कहीं किसी ने कोई नुकसान ना पहुंचा दिया हो उनको? पता नहीं वो कहाँ होंगे, जीवित भी होंगे या नहीं। इन्हीं सवालों की कश्मकश में उलझे और पति का इंतजार करते करते साधना जी ने गर्भावस्था के 9 महीने पूरे कर लिए और फिर अर्जुन को जन्म दिया। उनको लगा जैसे भगवान ने अर्जुन के रूप में संजीव को वापस उनको लौटा दिया हो। अर्जुन की प्यार भरी मुस्कान ने उनकी पीड़ा कुछ तो कम की। अब वो अपने बेटे को देख देख कर जीती। अर्जुन में उन्हें संजीव का अक्स दिखाई देता था। उनके मन में पति के वापस आने की जो उम्मीद थी, अब वो भी कहीं ना कहीं गुम होने लगी थी। उधर संजीव जी भी काफ़ी समय तक अपने साथ हुई अनहोनी और पत्नी और बच्चे से बिछड़ने की पीड़ा में काफ़ी समय तक सदमे में रहे।
कि अचानक उनके जमीर ने झिझोड़ते हुए कहा, संजीव, ऐसे कब तक तू इस अग्नि में खुद को जलाता रहेगा? भगवान ने तेरी एक टांग ली है, परंतु तेरे सामने अभी पूरा जीवन पड़ा है जिसे इस व्हील चेयर पर बैठे बैठे नहीं गुजारा जा सकता है। तू एक पढ़ा लिखा नौजवान है, ऐसे व्हील चेयर पर बैठने से अच्छा है कि मैं कुछ ना कुछ काम करूं। बस यही सोचकर संजीव जी ने आश्रम से जुड़ी एक शेयर एंड केयर फाउंडेशन में एक सोशल वर्कर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। उधर अर्जुन थोड़ा बड़ा हुआ तो साधना जी को लगा कि कहीं वे अपने माँ पिता पर बोझ ना बन जाए। यही सोचकर वो अर्जुन के 5 वर्ष के होने पर वापस अपने घर आ गई। घर आकर संजीव जी के बिना उस घर में रहना उनके लिए दूभर हो गया। संजीव जी की यादें उन्हें दिन रात कचोटती रहती, घर की दीवारें उन्हें जैसे खाने को दौड़ती। इसलिए वो ये घर बेचकर दूसरे शहर में आ बसी और अर्जुन की अच्छी परवरिश करने के लिए एक स्कूल में अध्यापिका के तौर पर पढ़ाने लगी। और देखते ही देखते 25 बरस बीत गए। अर्जुन की भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद उसने अब अपनी माँ की अध्यापिका की नौकरी भी छुड़वा दी थी और आज दिन था अर्जुन की शादी का। अर्जुन और प्रीति की शादी पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुई। प्रीति एक बहुत ही सुंदर, सुशील, चंचल और अच्छे संस्कारों वाली लड़की थी। उसके घर में आने से जैसे पूरे घर में खुशी का माहौल रहने लगा। एक पतिव्रता होने के साथ साथ वे एक अच्छी बहू भी साबित हुई। साधना जी को वह सासू माँ नहीं, माँ की ही तरह आदर सम्मान देती और यह सोचकर ससुर जी को इस दुनिया में नहीं रहे, कम से कम सास माँ की सेवा कर ही पुण्य कमा लूं, उनकी खूब सेवा करती। साधना जी भी उसे अपनी बेटी की तरह स्नेह देती। साधना जी की एक आवाज पर प्रीति दौड़ी चली आती थी। साधना जी को हल्का सा बुखार या जुकाम भी होता तो वे सासू माँ के लिए कभी काढ़ा बनाकर लाती तो कभी गरम गरम सूप बनाकर लाती और अपने हाथों से खिलाती। उनका रिश्ता सास बहू जैसा नहीं बल्कि माँ बेटी जैसा था। एक दिन प्रीति बातें करते करते साधना जी से बोली, मम्मी जी, घर में हम 3 ही तो लोग हैं, काम भी ज़्यादा नहीं होता, इसलिए मैं पूरा दिन बोर हो जाती हूँ। क्यों ना मैं घर बैठे बैठे ही कुछ काम कर लूँ जिससे मेरा अच्छा समय व्यतीत हो जाएगा और फिर बोरियत भी नहीं होगी। साधना जी, बेटा ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो अच्छी बात है। प्रीति उत्साहित होते हुए बोली, हाँ मम्मी जी, शेयर एंड केयर करके एक NGO है जो अनाथ बच्चों, बुजुर्गों, विधवाओं के लिए और समाज में फैली अनेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए काम करती है। इस NGO में जॉब का अच्छा अवसर है, बस घर बैठे काम करना है और सप्ताह में 1-2 बार NGO में विजिट करना है। सप्ताह में हमें एक टारगेट दिया जाएगा जिसको हमें अपनी टीम के साथ मिलकर पूरा करना होगा। प्रीति की बात सुन साधना जी बोली, जॉब तो अच्छी है, इसी बहाने तुम समाज में अपना भी कुछ योगदान दे पाओगी। यह कहकर साधना जी ने प्रीति को NGO में जॉब करने की परमिशन दे दी। अर्जुन को भी प्रीति के जॉब करने से कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए प्रीति ने जॉब ज्वाइन कर ली और घर बैठे ही अपने लैपटॉप से काम करना शुरू कर दिया। 15 दिन बाद प्रीति को NGO की तरफ से उसी शहर के आश्रम में जाने का टारगेट मिला जहां संजीव जी रह रहे थे। जब प्रीति अपनी टीम के साथ NGO गई तो उसकी मुलाकात व्हील चेयर पर बैठे एक 50 वर्षीय व्यक्ति से हुई। प्रीति के टीम के हेड ने व्हील चेयर पर बैठे उस व्यक्ति से सबका औपचारिक परिचय कराते हुए बताया कि ये संजीव जी हैं जो कि पिछले 25 सालों से हमारे NGO में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। इन्होंने हमारे NGO और समाज में काफ़ी योगदान दिया है, ये भी हमारी इस टीम का हिस्सा रहेंगे। उस व्यक्ति को देखकर प्रीति को न जाने एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा मानो ये कोई अपना है, ऐसा लगा मानो उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले, ऐसा लगा मानो उस व्यक्ति से उसका कोई पुराना रिश्ता हो। प्रीति को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा एहसास है। न जाने क्यों प्रीति संजीव जी की ओर खिंची चली जा रही थी। इसीलिए थोड़ा औपचारिक काम निपटाने के बाद प्रीति उनके पास जाकर बैठ गई। दोबारा से उनको प्रणाम किया, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया, फिर बैठकर उनसे बातें करने लगी। बातों ही बातों में प्रीति ने संजीव जी से कहा, अंकल जी आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? संजीव जी बोले, हाँ बेटा पूछो। प्रीति ने संजीव जी की टांग की तरफ इशारा करते हुए पूछा, अंकल जी ये सब कैसे हुआ? संजीव जी प्रीति की बात का उत्तर देते हुए बोले, बेटा ये सब एक सड़क दुर्घटना में हुआ, बस भगवान को यही मंजूर था।
फिर प्रीति ने पूछा, अंकल और आपकी फैमिली? संजीव जी ने फिर उत्तर दिया, बेटा मेरी कोई फैमिली नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ रहकर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का भरपूर प्रयत्न करता हूँ। शायद मैं समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ ताकि देश और समाज के लिए अपना योगदान देकर मैं सुकून से इस दुनिया से जाऊँ। इस पर प्रीति बोली, अंकल जी मुझे भी आपकी तरह ये सब करने का बड़ा ही शौक है। मैं अपने कॉलेज की एक छोटी सी एनजीओ की टीम का भी हिस्सा रही हूँ। प्रीति को उनसे बात करके एक अजीब सा अपनापन और दिल को सुकून सा मिला और संजीव जी को भी प्रीति से बात करके ऐसा ही एहसास हुआ जैसे प्रीति को हुआ। फिर तो प्रीति जब भी एनजीओ विजिट करती, संजीव जी और प्रीति साथ में बैठकर ढेर सारी बातें करते और खूब हंसी मजाक करते। देखते ही देखते उन दोनों के बीच एक प्यारा सा रिश्ता बन चुका था जिसे वो दोनों महसूस कर सकते थे। एक दिन प्रीति ने संजीव जी से कहा, अंकल नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो मैं आपके लिए बढ़िया सा घर का बना हुआ खाना लाऊंगी। मेरी सासू माँ क्या मज़ेदार खाना बनाती हैं। प्रीति की बात सुन संजीव जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा ऐसा है तो फिर हम ज़रूर खाएंगे। अगली बार प्रीति अपनी सासू माँ के हाथ के बने आलू के पराठे और मटर पनीर की सब्जी पैक करके संजीव जी के लिए लेकर गई और डब्बा खोलते हुए बोली, लीजिए अंकल मैं आपके लिए आलू के पराठे और मटर पनीर की सब्जी लेकर आई हूँ। डब्बा खुलते ही संजीव जी ने एक जानी पहचानी खुशबू महसूस की। फिर प्रीति ने उनकी थाली में खाना परोस दिया और दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। संजीव जी ने जैसे ही मुंह में पहला निवाला रखा तो एक जाना पहचाना सा स्वाद उनके मुंह में अमृत की तरह घुल गया और ना जाने क्यों आंसू के कुछ मोती उनकी पलकों की मुडेर कर आ गए। वो एक एक निवाला खाए जा रहे थे और इस अजीब एहसास के बारे में सोचे जा रहे थे। खाना खाने के बाद प्रीति ने संजीव जी से पूछा, तो कहिए अंकल कैसा लगा आपको मेरी सासू माँ के हाथों का खाना? संजीव जी अपने एहसासों को शब्दों में बयां ना कर पाए और बस कहा, खाना सच में बड़ा ही स्वादिष्ट था, खाकर मजा आ गया। प्रीति के जाने के बाद भी वो स्वाद न जाने कब तक संजीव जी के मुंह में घुला रहा और वे उस स्वाद के बारे में सोचते रहे कि ऐसा ही कुछ स्वाद तो मेरी साधना के हाथों में था। फिर उन्होंने अपनी इस सोच को ख़त्म किया और काम में व्यस्त हो गए। बहुत दिन हो गए हैं शिल्पा से मिले हुए, उससे मिलने का बड़ा ही मन हो रहा है। साधना जी प्रीति से कहती हैं तो प्रीति साधना जी को कहती हैं, मम्मी जी तो आप उनसे मिल क्यों नहीं आती हैं? इतना टाइम हो गया है आपको उनके यहाँ गए हुए और ना ही शिल्पा आंटी जी आई हैं। ऐसा करिए आप आज हो आइए, आज तो अर्जुन और मैं दोनों ही घर पर हैं। हाँ बेटा सही कह रही हो, आज उसकी खैर खबर ले ही आती हूँ। इतना कहकर साधना जी अपनी सहेली शिल्पा के घर जाने की तैयारी में लग जाती हैं, जिसमें उनकी मदद प्रीति करती है। साधना जी जब इस शहर में आई थी और जिस स्कूल में अध्यापिका की नौकरी की तो उसी स्कूल में शिल्पा जी भी अध्यापिका थी। तब शिल्पा जी ने उनका बड़ा साथ दिया था, तभी से दोनों में गहरी मित्रता हो गई थी। साधना जी ने अपनी अलमारी से अपनी साड़ियाँ बेड पर निकालते हुए प्रीति से पूछा, बेटा कौन सी साड़ी पहनूं? प्रीति ने बेड पर पड़ी हुई साड़ियों में से लाइट पिंक साड़ी खुद पर रखते हुए कहा, मम्मी जी आप यह वाली साड़ी पहनकर जाइए ना, शिल्पा आंटी जी भी आपको देखती रह जाएंगी। हाँ बेटा यही मुझे भी सबसे ज़्यादा पसंद है, इसे ही पहनकर जाती हूँ। साधना जी बेड पर पड़ी साड़ी समेटने में लग जाती हैं तो प्रीति उन्हें यह कहकर भेज देती है, आप जाइए मम्मी जी, जल्दी तैयार हो जाइए। मैं किस लिए हूँ, मैं करती हूँ ना यह सब, आपको लेट हो जाएगा। साधना जी साड़ी लेकर तैयार होने चली जाती हैं। प्रीति उनकी साड़ियाँ समेटने लग जाती है। तभी अर्जुन प्रीति को आवाज़ लगाकर कहता है, प्रीति ज़रा मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बना कर ले आना। ठीक है जी अभी लाती हूँ, कहकर प्रीति साड़ियाँ छोड़ कॉफ़ी बनाने में लग जाती है। इतने में प्रीति कॉफ़ी बनाती है। साधना जी भी तैयार होकर शिल्पा जी के घर के लिए निकल पड़ती हैं। प्रीति अर्जुन को कॉफ़ी देकर फिर से साधना जी के रूम में जाती है और साड़ियाँ अलमारी में रखने लग जाती है। वह अलमारी में घुसती है, सोचती है बाकी के कपड़े निकालकर अच्छे से लगा देती हूँ। जैसे ही वह अलमारी से सभी कपड़े निकालती है, कपड़ों के साथ साथ एक फ़ोटो नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। जैसे ही प्रीति ज़मीन से उस फोटो को उठाती है, उठाकर अलमारी में रखने वाली ही होती है कि उसकी नज़र फ़ोटो पर पड़ती है। फ़ोटो पर नज़र पड़ते ही प्रीति के होश उड़ जाते हैं, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि फ़ोटो में जो व्यक्ति है उसे देख प्रीति सोचने पर मजबूर हो जाती है, ये तो संजीव अंकल हैं।
यह मम्मी जी के साथ इस फोटो में क्यों है? क्या संजीव अंकल ही मेरे ससुर जी हैं? लेकिन मुझे तो मम्मी जी ने बताया था कि मेरे ससुर अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो यह जीवित कैसे? यह कैसे संभव है? आखिर क्या है यह सब? मुझसे क्या छुपाया जा रहा है? प्रीति वहीं खड़े खड़े खुद से ये सवाल किए जा रही थी। वह फोटो लेकर अर्जुन के पास गई और उसके पास बैठकर उसे वो फोटो दिखाते हुए पूछने लगी, अर्जुन, फोटो में ये व्यक्ति कौन है? अर्जुन प्रीति के हाथ से फोटो लेता और देखते ही भावुक होकर बोलता है, यही तो मेरे पिताजी हैं, जिन्हें मैं हर दिन मिस करता हूँ। मेरे बड़े होने से पहले ही वो इस दुनिया में हमें अकेला छोड़कर चले गए। प्रीति, लेकिन अर्जुन, पापा को हुआ क्या था? अर्जुन, माँ बताती है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। प्रीति अर्जुन से अपने सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अर्जुन से भी सटीक जवाब नहीं मिलता है। अर्जुन की आंखों में आंसू झलक आते हैं। प्रीति उत्साहित होकर बोलने ही वाली थी कि पापा जीवित है, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और सोचने लगी कि पहले मुझे जानना होगा आखिर हुआ क्या था। मम्मी जी ने तो अर्जुन से भी छुपाया हुआ है। आखिर क्या बात है? इसका पता मुझे खुद लगाना होगा। और वो फोटो उसी जगह रख देती है। शाम में जब साधना जी शिल्पा जी के यहाँ से आ गईं, तो तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाना खाते हुए प्रीति बोल पड़ती है, मम्मी जी, पापा जी को क्या हुआ था? साधना जी मुंह में निवाला देते देते रुक गई। बेटा, तुम्हें इस टाइम अचानक से खाना खाते हुए पापा कहाँ से याद आ गए हैं? प्रीति, वो मम्मी जी, बस ऐसे ही आज पापा जी के बारे में जानने का मन है। वो कैसे दिखते थे? उन्हें क्या पसंद था? आखिर उन्हें क्या हुआ था? अर्जुन खाना खाते हुए बोलता है, अरे प्रीति, खाना तो खा लो, बाद में पूछ लेना माँ से। खाना खाने के बाद प्रीति साधना जी का हाथ पकड़कर उनके रूम में ले जाती है और उनसे अपने ससुर जी के बारे में पूछती है। तो साधना जी उसे सब बता देती हैं। सारी बातें सुनने के बाद प्रीति उन्हें भी नहीं बताती है कि उनके पति जीवित हैं। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वह सोचती है कि यही कारण था कि मैं संजीव अंकल से इतना प्रभावित क्यों थी। यही कारण था कि वे भी मेरी ओर खींचते चले गए। हमारा तो गहरा रिश्ता है। वो मेरे ससुर जी हैं, मेरे पापा जी हैं। मुझे मम्मी जी, पापा जी और अर्जुन को मिलवाना होगा, लेकिन कैसे? इनकी नज़रों में तो वो एक मृत व्यक्ति हैं। क्या मम्मी को गुस्सा आएगा कि इतने साल कहाँ रहे, या फिर उन्हें देखकर इमोशनल हो जाएंगी? जो भी है, मुझे पूरे परिवार को एक करना है। इसी सोच के साथ प्रीति अपने काम को मंजिल तक पहुंचाने में लग जाती है। अगली बार जब प्रीति अपने ससुर संजीव जी से मिलती है, तो उसकी आंखों में आज एक अलग ही चमक थी। उनसे मिलकर प्रणाम करके पैर छूने का काम तो वो पहले भी करती थी, लेकिन आज उसकी खुशी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। वह बहुत गौर से संजीव जी को देखे जा रही थी। तभी संजीव जी की नज़र प्रीति पर पड़ती है, तो वो कहते हैं, बेटा क्या बात है, ऐसी क्या देख रही हो? प्रीति, कुछ नहीं अंकल जी, आपने आज तक मुझे यह नहीं बताया कि आपका परिवार कहाँ है। आपके तो बच्चे भी होंगे। मैंने आपसे पहले भी पूछा था, आपने तब भी मेरी बात काट दी थी। आज तो बताना पड़ेगा अंकल जी, बताइए ना। संजीव जी, बेटा मेरे बारे में जानकर क्या करोगी तुम, जिसके जीवन का कोई ओढ़ सोढ़ ही नहीं है। बस अब तो जितने दिन बचे हैं यूं ही इधर उधर घूमने में निकल जाएंगे। अब तो बस मौत का ही इंतज़ार है। प्रीति, अंकल जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके सामने तो अभी पूरा जीवन पड़ा है। ऐसे नीरस बातें आज आप कैसे कर रहे हैं? आप तो खुद मेरी प्रेरणा है। आपसे मिलकर तो मैंने जीवन के मायने जाने हैं। आप कुछ नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, लेकिन ऐसी बातें मत करिएगा आगे से आप। संजीव जी, ठीक है बेटा, नहीं करूँगा। प्रीति घर आ जाती है और घर आकर साधना जी और अर्जुन से कहती है, मम्मी जी, अर्जुन, क्या मैं मेरे अंकल जी को घर दावत पर बुला सकती हूँ? साधना जी, हाँ बेटा, क्यों नहीं। अर्जुन, लेकिन प्रीति, वह अंकल हैं कौन? क्या तुम उन्हें अच्छे से जानती हो? आज के समय में किसी पर विश्वास तो नहीं किया जा सकता। प्रीति, अर्जुन, वह अंकल जी बहुत अच्छे हैं। मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। वह मुझे बेटी मानते हैं और मैं उन्हें अपने पिताजी। साधना, ठीक है बेटा, कल तुम उन्हें बुला लेना, हम अच्छे अच्छे पकवान बना लेंगे। अर्जुन, माँ तुम भी प्रीति की बातों में आ रही हो। क्या पता कौन है क्या है, ऐसे किसी को भी घर में बुला लेंगे क्या? प्रीति, अर्जुन, तुम उनसे मिलोगे तो उनके ही होकर रह जाओगे, ऐसा जादू है उनमें। अर्जुन, अच्छा जी, ऐसा क्या जादू है, हम भी देखें ज़रा। ठीक है, फिर बुला लेना कल, मेरी भी छुट्टी है। प्रीति, इसीलिए ही कल बुला रही हूँ। प्रीति संजीव जी को फ़ोन कर घर आने के लिए बोल देती है।
पहले संजीव जी मना कर देते हैं, लेकिन प्रीति के बार बार आग्रह करने पर वह आने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर प्रीति और साधना जी कल की तैयारी में लग जाती हैं। बढ़िया बढ़िया पकवान बनाने की तैयारियां चल रही थीं। उधर संजीव जी को अजीब सा महसूस हो रहा था। वह अजीब सी दुविधा में थे। मैंने प्रीति को बोल तो दिया है, लेकिन जाऊंगा कैसे? और अगर ना गया तो अपनी प्यारी सी बेटी खो दूंगा। ठीक है, फिर चलता ही हूँ, देखा जाएगा। अगले दिन संजीव जी आने की तैयारी में लगे हुए थे और साधना जी सब बातों से बेखबर उनके आने के स्वागत में लगी थीं। दोपहर के 12 बज चुके थे। संजीव जी का अता पता ही नहीं था कुछ। तो प्रीति उन्हें फ़ोन करती है। वो बोलते हैं, बेटा बस निकल ही रहा हूँ। प्रीति की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो हर 20 मिनट में संजीव जी को कॉल करती जा रही थी। दोपहर का 1 बज चुका था। प्रीति के हाथ पांव फूल रहे थे। वह तैयारी के साथ साथ बहुत उत्साहित थी। तभी प्रीति के पास संजीव जी का फ़ोन आता है। बेटा मैं आ गया हूँ, तुम्हारे बताए हुए पते पर। तुम बाहर आ सकती हो मुझे लेने? हाँ जी अंकल जी, मैं बस अभी आई। प्रीति की आंखें चमक उठीं। उसका उत्साह बढ़ता जा रहा था। आज उसके सास ससुर पूरे 25 सालों बाद आमने सामने होंगे। सोच सोच कर बड़ी उत्साहित थी। वह घर से बाहर गई। गली के बाहर संजीव जी को देखा। प्रीति ने नमन किया, पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर उनकी व्हीलचेयर चलाते हुए घर के दरवाजे पर ले आई। जैसे ही प्रीति उन्हें अंदर लाती है, साधना जी सामने बड़ी हड़बड़ी में अपने माथे के पसीने साफ करते हुए काम किए जा रही थीं। कुछ सामान उठाते हुए अचानक अंदर आते हुए उनकी नज़र जब संजीव जी पर और संजीव जी की नज़र जब साधना जी पर पड़ी तो बिजलियां टूट पड़ीं। पूरा घर हिलते हुए नजर आ रहा था। साधना जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वे और थोड़ा करीब आई। उन्होंने संजीव जी को गौर से देखा। गौर से देखती रहीं। संजीव जी के मुंह से निकला साधना, साधना जी के मुंह से निकला संजीव। प्रीति दोनों को एक टक देखे जा रही थी। तभी अर्जुन भी अंदर रूम से बाहर आया तो उसने पहले संजीव जी को पहचाना नहीं। फिर उसने गौर से देखा तो पहचान लिया। वह भी अपने पापा को जीवित देख अवाक रह गया। और इसी के साथ साधना जी बेहोश होकर नीचे गिरने ही वाली थी। अर्जुन ने अपनी माँ को संभाल लिया। सब घबरा गए। संजीव जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन ने अपनी माँ को रूम में लिटाया। प्रीति संजीव जी को साधना जी के पास ही ले गई। साधना जी को होश में लाया गया। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। साधना जी के मन में गुस्सा भरा हुआ था और सवालों की एक दुनिया बसी हुई थी। लेकिन जब उन्होंने अपने पति को ऐसे व्हीलचेयर पर बैठे देखा तो उन्हें सब सवालों के जवाब मिल चुके थे। गुस्सा और नफरत भी प्यार में बदल गया था। सभी गिले शिकवे मिट चुके थे। वह फूट फूट कर रोने लगी। संजीव जी ने उन्हें गले लगाया, उनसे माफी मांगी। अर्जुन और प्रीति वहीं खड़े देख रहे थे। साधना जी ने अर्जुन को पास बुलाया और कहा, ये है आपका बेटा जिसके लिए आपने इतने सपने सजोए थे। अर्जुन संजीव जी के गले लग गया और बेतहासा रोया। सबकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने अर्जुन से भी माफी मांगी। प्रीति की ओर इशारा करते हुए साधना जी बोली, और ये है आपकी बहू जिसके लिए आप हर समय मेरे कान खाते रहते थे। संजीव जी प्रीति का हाथ पकड़ते हुए बोले, यह तो मेरी बच्ची है, मेरी प्यारी बच्ची। हम तो बहुत पहले ही मिल चुके थे और मुझे हमेशा यही लगता था कि हमारा कोई ना कोई नाता जरूर है। मुझे भी यही लगता था अंकल जी। नहीं अंकल नहीं, पापा जी, प्रीति ने दांतों में जीभ भींचते हुए कहा। तो सब हंसने लगे। इतने सालों के बाद पति पत्नी के मिलने से घर पूरा चहक उठा था। पूरा परिवार आज एक साथ था। सबने खाना खाया और रात में बैठकर संजीव जी ने सारी आपबीती सुना डाली। सारी बातें सुन सब फिर से भावुक हो उठे और सबकी आंखों में आंसू झलक आए। अगले दिन प्रीति ने अपने सास ससुर जी के पुनः विवाह पर सबसे आग्रह किया। पहले तो साधना जी और संजीव जी राजी नहीं हुए, फिर अर्जुन ने भी जिद की और दोनों ने उन्हें मना लिया। लेकिन उन्हें अर्जुन की शादी का बड़ा चाव था। उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की। सब राजी हो गए और एक छोटा सा प्रोग्राम आयोजित किया गया जिसमें सब खास लोग शामिल हुए। शिल्पा जी भी इस आयोजन में शामिल हुई। सबको बड़ी हैरानी हो रही थी उनकी कहानी सुनकर। अर्जुन के सर पर सेहरा देखने का बड़ा अरमान था संजीव जी का, जो आज पूरा हो गया था। प्रीति ने अपनी सास को अपने हाथों से दुल्हन बनाकर उनकी बलाई ली। साधना जी ने भी प्रीति को दुल्हन बनाया। दोनों एक दूसरे को देख भावुक हो उठी। दोनों एक दूसरे के गले मिल खुशी के आंसू बहा रही थीं।
दोनों के विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। एक छोटा सा सुखी संसार संजीव जी और साधना जी के सामने था। वह अपने परिवार को देख देख जीते। बिछड़ने के बाद उनकी मिलन की खुशी का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। प्रीति ने जो सोचा वो कर दिखाया आज। उसने एक पति पत्नी, एक बाप बेटे का मिलन कराकर बहुत पुण्य का काम किया। वह खुद को बहुत धनी महसूस कर रही थी कि वो भी इसी परिवार का हिस्सा है। उसने जो भी किया उसमें भगवान ने उसका पूरा साथ दिया। उसने भगवान के सामने शीश झुकाया और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।